वर्ल्ड वार लड़ा गया था वो सिर्फ 20 सालों के बाद ही लड़ा गया था, करीब फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद। और ये वार लड़ा गया था एक्सिस पावर्स और अलाइज के बीच में। तो देखिए, एक्सिस पावर्स में आते थे नाजी जर्मनी, जापान और इटली, और अलाइज में आते थे ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए, ये जो युद्ध था ये लड़ा गया था 6 सालों तक, और इस युद्ध में बहुत सारे फ्रंट्स का यूज़ हुआ था, यानी बहुत जगहों पर ये युद्ध लड़ा गया था। एशिया में आपको चाइना में, जापान में, फिर कोरिया में लड़ा गया था, रशिया में लड़ा गया था, फिर आपको यूरोप, पूरे यूरोप में युद्ध लड़ा गया था। तो बहुत सारे जगहों पर इस युद्ध को लड़ा गया था। और ये युद्ध ऐसा नहीं था कि सिर्फ लैंड पर था, सी पर था या फिर एयर पर था, ये तीनों जगहों पर लड़ा गया था एक साथ। तीनों आर्मीज़ का काफ़ी भरपूर उपयोग किया गया था। और इस युद्ध में भी बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, और करीब 60 मिलियन लोग मारे गए थे, यानी करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे। और ये, या फिर हम कह सकते हैं कि 1939 में जितनी आबादी थी उसकी 3% आबादी पूरी दुनिया की ख़त्म हो चुकी थी, मारी जा चुकी थी। और ऐसा माना जाता है कि इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, और इसके मुकाबले काफ़ी सारे लोग घायल भी हुए थे, यानी मिलियंस में घायलों की भी संख्या थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले के वार के मुकाबले ज़्यादातर वार जो इस युद्ध में हुए थे वो बैटल फील्ड के बाहर हुए थे, यानी युद्ध के मैदान के बाहर हुए थे। और इस युद्ध में सोल्जर्स के मुकाबले ज़्यादा संख्या में सिविलियंस की मौत हुई थी, नॉर्मल नागरिकों की मौत हुई थी, क्योंकि जो वार रिलेटेड कॉज थे, जैसे कि बहुत सारे शहरों पर बॉम्ब गिरा दिए गए थे, बहुत सारे शहरों को तबाह कर दिया गया था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में सिविलियंस मारे गए थे। यूरोप और एशिया के बहुत सारे इलाकों को एक तरीके से डिवास्टेट कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, तहस नहस कर दिया गया था। बहुत सारे शहरों को तबाह कर दिया गया था, उनके ऊपर बॉम्ब गिराकर, बॉम्बार्डिंग करके या फिर आर्टिलरी अटैक करके। तो देखिए, जो वार था यानी सेकेंड वर्ल्ड वार था, उसने बहुत बड़ी संख्या में इकोनॉमिक डिवास्टेशन, बहुत बड़ी इकोनॉमिक डिवास्टेशन और सोशल डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया था। और जो रिकंस्ट्रक्शन किया जाना था, यानी कि वार के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन होना था, वो बहुत ही एक कठिन काम था, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था और बहुत ही लंबा काम था। ऐसा नहीं था कि आज शुरू हुआ तो कल ख़त्म हो जाएगा, 2 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ये कई सालों तक चला। तो देखिए, 2 क्रूशल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जो 2 क्रूशल चीज़ें हैं जिन्होंने वार के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रिकंस्ट्रक्शन को प्रभावित किया, वो है पहला तो यूएस का इमरजेंस एज अ डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वहाँ पर यूएस का जो इमरजेंस हुआ, एक बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री पावर है, बहुत ही इकोनॉमिक पावर है, उसके पहला रीज़न ये था। और दूसरा था डोमिनेंस, जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर, उसका डोमिनेंस इस एशिया में या फिर इस रीजन में। तो देखिए, जो सोवियत यूनियन था उसने बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस किए थे नाजी जर्मनी को डिफीट करने के लिए, और इस सेक्रीफाइसेस के दौरान या फिर उससे पहले इस सोवियत यूनियन ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री से एक पावरफुल वर्ल्ड लीडर के रूप में, जब पूरी दुनिया जो थी वो ग्रेट डिप्रेशन में जकड़ी हुई थी। तो अगर आपने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि 1920 से लेकर 1930-40 के बीच में जो सोवियत यूनियन था वो काफ़ी मजबूत हुआ था, काफ़ी उसकी स्थिति मजबूत हुई थी। और उसी दौरान जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वहाँ पर एक तरीके से इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4.1, पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए, पोस्ट वार किस तरीके से सेटलमेंट किए गए और जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन से सीधा मतलब है जो आज हमारा वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और पोस्ट वार वार के बाद किस तरीके से क्या कहते हैं चीज़ों को सुधारा गया, इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जो इकोनॉमिस्ट थे और जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने 2 चीज़ें सीखी जो इंटर वार इकोनॉमी हुआ उससे, यानी जो वार के दौरान इकोनॉमी थी उससे या फिर उससे पहले। तो पहला तो था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ है वहाँ की सोसाइटी जो है उसको आप सिर्फ मास प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं कर सकते, यानी कि जहाँ भी मास प्रोडक्शन होता है
या फिर जहाँ पर भी फैक्ट्रीज लगाई गई हैं या फिर इंडस्ट्री लगाई गई है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मास प्रोडक्शन करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ मिल जाएगा। नहीं, इसके साथ साथ आपको मास कंजम्पशन भी होना चाहिए, यानी कि जिस चीज़ को आप प्रोड्यूस करते हैं उसके कंजम्पशन के लिए भी लोग होने चाहिए। लेकिन मास कंजम्पशन को करने के लिए, यानी कि उन चीज़ों को उतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने के लिए जितनी मात्रा में वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके लिए बहुत लोगों को अमीर होना होगा, बहुत लोगों के पास बहुत ही हाई और स्टेबल इनकम होना चाहिए, तभी वो किसी चीज़ को कंज्यूम कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को वो खरीद पाएंगे और अपने लिए इस्तेमाल करने पाएंगे। और लोगों का इनकम जो है वो स्टेबल तब तक नहीं हो सकता जब तक एम्प्लॉयमेंट उनका स्टेबल ना हो। अगर उनका एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से अनस्टेबल होगा तो उनका जो इनकम है वो भी अनस्टेबल होगा और वो एक तरीके से मास कंजम्पशन को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, स्टेबल इनकम चाहने के लिए एक तरीके से मेरा मतलब है स्टेबल इनकम के लिए लोगों के पास एक परमानेंट जॉब होना चाहिए, स्टडी जॉब होना चाहिए और उनके पास फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तभी जाकर वो उनके पास स्टेबल इनकम हो सकता है और स्टेबल इनकम होने की वजह से वो मास कंजम्पशन में हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो मार्केट होता है, यानी जो मार्केट है वो अकेले सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए गारंटी नहीं कर सकता है, और इसके मुकाबले जो गवर्नमेंट है उसको इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए या फिर इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए या फिर सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को इस चीज़ में आना होगा और जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको एक तरीके से कंट्रोल करना होगा, प्राइस को, आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को। तो वो किस तरीके से, तो देखिए, आप फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की स्थिति देखें तो वहाँ पर कोई नहीं था जो कि प्राइसेस को कंट्रोल करे, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें थी जिनके प्राइसेस बहुत ही गिर गए थे और इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। तो इसके बाद यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये समझा गया कि सरकारें जो हैं उन्हें सभी चीज़ों के प्राइसेस को कंट्रोल करना होगा, आउटपुट कितना प्रोडक्शन होगा इसको कंट्रोल करना होगा और एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से दिया जाएगा इसको कंट्रोल करना होगा। और इसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसको तभी इंश्योर किया जा सकता है अगर सरकार इन चीज़ों में इंटरवेंशन करे, इन चीज़ों में अपना दखल बनाए रखे। और दूसरा चीज़ जो एक कंट्री के इकोनॉमिक से दूसरा चीज़ जो पॉलिटिशियंस ने सीखा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, वो ये था कि कंट्री का जो इकोनॉमिक लिंक है पूरे दूसरे बाहर के वर्ल्ड से, उसको एक तरीके से संभल कर रखना चाहिए। तो देखिए, जो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो गोल है उसको तभी अचीव किया जा सकता है अगर सरकार के पास पावर होगा कि वो गुड्स के फ्लो को कंट्रोल कर सके, कैपिटल और लेबर के फ्लो को कंट्रोल कर सके, यानी कि कौन सा सामान हमारे देश में आएगा, कौन सा नहीं आएगा और किस तरीके से आएगा, इन चीज़ों को अगर सरकार कंट्रोल कर पाएगी तभी वो एक तरीके से आउटसाइड रिलेशन जो है एक देश का दूसरे देश के साथ उसको कंट्रोल कर सकती है। तो अगर हम ब्रीफ में समझे तो सबसे मेन एम जो था, यानी मेन जो टारगेट था पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का, उसका था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाया जा सके, उसको बरकरार रखा जा सके और एक तरीके का फुल एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया जा सके इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। तो देखिए, इसका फ्रेमवर्क एक तरीके से बनाया गया था या फिर उस पर सभी कंट्रीज एग्री हुई थी। यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में ये हुआ था जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स में, न्यू हैम्पशायर यूएसए में। तो यहाँ पर सभी कंट्रीज़ बैठी थी और वहाँ पर सभी कंट्रीज़ इस तरीके के फ्रेमवर्क और इस तरीके के एक तरीके के आइडियोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं कि जो क्या कहें रूल्स के लिए तैयार हुई थी कि इस तरीके से हम सभी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने देश को चलाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इस्टेब्लिश किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, यानी कि जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, जो कि एक तरीके से डील करेगी जो एक्सटर्नल सरप्लसेज हैं या फिर डेफिसिट है अपने मेंबर नेशंस के, यानी कि जितने भी नेशंस उसके मेंबर बनेंगे यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उसके जो एक्सटर्नल सरप्लसेज हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी प्रोडक्ट के, और जितने भी डेफिसिट्स हैं उसके देश में, उनको मॉनिटर करेंगी और उसको हेल्प करेंगी इन चीज़ों को ठीक करने में। और इसके बाद इंटरनेशनल बैंक बैठाया गया जिसमें जो कि हेल्प करेगा एक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का, जो कि फाइनेंस करेगा पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन को, यानी वार के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन होना था, पुनर्निर्माण होना था, उसको फाइनेंस करेगा, उसके लिए पैसे प्रोवाइड करेगा। और इस इंस्टीट्यूशन को हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक के नाम से।
तो देखिए जो आईएमएफ है और जो वर्ल्ड बैंक है उसे एक तरीके से ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और कभी कभी ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। तो देखिए जो पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाया गया था, इसे एक तरीके से ब्रिटेन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है। तो आज भी आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक है और जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये भी आज भी काम करते हैं और आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ को हेल्प प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने अपना फाइनेंशियल ऑपरेशन 1947 में शुरुआत की थी, और डिसीजन मेकिंग इस इंस्टीट्यूशन में ये मेनली कंट्रोल किया जाता है वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स के द्वारा, यानी कि जैसे आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, इन सभी कंट्रीज़ द्वारा। और यूएस के पास एक तरीके से इफेक्टिव राइट है, वीटो का पावर है कि वो जैसा चाहे वो कर सकता है आईएमएफ में भी और वर्ल्ड बैंक में भी, क्योंकि आप शायद जानते होंगे कि वर्ल्ड बैंक में जो भी एक चेयरमैन होता है, उसका हेड होता है, उसे यूएसए का नागरिक होना ज़रूरी है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, ये एक तरीके का सिस्टम लिंकिंग, इसके अंदर नेशनल करेंसीज को और मॉनेटरी सिस्टम को लिंक कर दिया गया है। तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो है, इसको बनाया गया था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के हिसाब से। इस सिस्टम में जितने भी नेशनल करेंसीज हैं, जैसे कि इंडिया का रुपी है, फिर आपको यूएसए का डॉलर है, या फिर आपको ब्रिटेन का पाउंड है, इन सभी के एक दूसरे के मुकाबले कितना पैसा दिया जाएगा, इनको एक्सचेंज रेट फिक्स किया गया था। और इसमें ये इंडियन रुपी जो है उसको फिक्स किया गया था कि डॉलर के मुकाबले एक इंडियन रुपी का कितना वैल्यू होगा, और डॉलर को भी फिक्स कर दिया गया था गोल्ड के मुकाबले कि एक गोल्ड के मुकाबले डॉलर का कितना वैल्यू होगा। तो उस समय के वैल्यू के हिसाब से $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड, यानी 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए आपको $35 खर्च करने पड़ते थे उस समय, तो उसको फिक्स कर दिया गया था। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4.2, द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।